टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम यहाँ विभिन्न विषयों के प्रश्नों और उनकी व्याख्या पर चर्चा कर रहे हैं ताकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी और बेहतर हो सके। आइए पर्यावरण के दूसरे एपिसोड पर चर्चा करते हैं और देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। प्रश्न है, अंटार्कटिक समुद्री सजीव संपदा संरक्षण आयोग यानी CCAMLR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, CAMLR कन्वेंशन अंटार्कटिक कन्वर्जेंस के दक्षिण में स्थित अंटार्कटिक समुद्री सजीव संपदा पर लागू होता है, लेकिन इसके संरक्षण और प्रबंधन उपायों में व्हेल एवं सील शामिल नहीं है। दूसरा कथन है, भारत CCAMLR का पूर्ण सदस्य नहीं है। तीसरा कथन है, सम्मिलित राज्य ना तो आयोग की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं और ना ही इसके बजट में योगदान देते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 1 और 3। आइए जानते हैं कैसे। अगर हम बात करें अंटार्कटिक समुद्री सजीव संपदा संरक्षण आयोग से संबंधित, तो ये आयोग एक अभिसमय के सम्मेलन के बाद अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले इससे संबंधित एक अभिसमय हुआ 1978 में और इस अभिसमय के बाद 1980 में कैनबरा में इस पर हस्ताक्षर किए गए और हस्ताक्षर के बाद 1982 में पुष्टि होने के बाद यह अस्तित्व में आया, यानी इसे लागू किया गया। तो कब लागू किया गया था? 1982 में। लेकिन पहली बार इससे जुड़ा हुआ अभिसमय कब हुआ, सम्मेलन हुआ? 1978 में। आइए थोड़ी सी और इसकी डिटेल से व्याख्या देखते हैं। अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण पर अभिसमय वर्ष 1978 में आयोजित एक सम्मेलन से अस्तित्व में आया और 20 मई 1980 को कैनबरा में इस पर हस्ताक्षर किए गए तथा अप्रैल 1982 में इसकी पुष्टि के बाद यह लागू हुआ। इस अभिसमय का कार्यान्वयन कौन करता है? अंटार्कटिक समुद्री सजीव संपदा संरक्षण आयोग यानी CCAMLR इसका कार्यान्वयन करता है, इसके माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में इसके कुछ सदस्य देश शामिल हैं। कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना, और ध्यान रखिएगा कि भारत इसके सदस्य देशों में शामिल है। अगर बात करें इसी अभिसमय, इसी आयोग के बारे में, तो हालांकि यह आयोग में शामिल होने वाले जो भी राज्य हैं वो आयोग की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग नहीं लेते और ना ही इसके बजट में अपना योगदान देते हैं। तो इसमें हमारे देखिए पहला सेंटेंस, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा गलत क्योंकि भारत इसका पूर्ण सदस्य देश है। इसमें क्या लिखा है? नहीं है। और सम्मिलित राज्य आयोग की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है और ना ही इसके बजट में योगदान देता है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा तीसरा सेंटेंस सही, ना निर्णय निर्माण में भाग ले रहा है और ना बजट में। आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। CAMLR अभिसमय अंटार्कटिक अभिसरण के दक्षिण में अंटार्कटिक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनने वाले सभी अंटार्कटिक समुद्री जीवों पर लागू होता है, जिसे अभिसमय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि इस अभिसमय में व्हेल और सील को अपने प्रबंधन ढांचे से बाहर रखा गया है, क्योंकि इन प्रजातियों को अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय समझौतों यानी व्हेलिंग के विनियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय एवं अंटार्कटिक सील के संरक्षण के लिए अभिसमय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी हमारा जो पहला कथन है वह यहाँ पर सही हो जाता। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता अभिसमय, यानी कि हम जब अभिसमय की बात करते हैं किससे संबंधित, बायोडायवर्सिटी, तब CBD हमेशा चर्चा में आता है। जैव विविधता अभिसमय के अंतर्गत प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नागोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के न्याय संगत एवं समान वितरण पर केंद्रित है। दूसरा है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट और उपयोग को सुनिश्चित करने पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ये दोनों ही कथन यहाँ पर जैव विविधता अभिसमय के संदर्भ में सही माने जाएंगे। जैव विविधता पर जो अभिसमय है वह 5 जून 1992 को ब्राजील में रियो डी जेनेरियो, जिसे हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, तो यहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान वार्ता में आया था और इसी के बाद इससे संबंधित वार्ता भी हुई और उस पर हस्ताक्षर भी किए गए। 29 दिसंबर 1993 को इसे लागू किया गया और भारत ने इसे 18 फरवरी 1994 को अपनाया। तो जब इंडिया की बात आएगी, भारत की बात आएगी, तो आपको नोट कर लेना है 18 फरवरी 1994 को भारत ने इसे अपनाया। वैसे ओवरऑल लागू कब हुआ है? 1993 में।
ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, थोड़ा सा इसे भी समझते हैं। जैव विविधता पर अभिसमय में 5 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इससे जुड़ी हुई वार्ता हुई, हस्ताक्षर हुए। 29 दिसंबर 93 को लागू हुआ। भारत 18 फरवरी 1994 को इस अभिसमय का पक्षकार बना। अगर बात करें, ये ध्यान रखें, पक्षकार बना था। आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच तथा इसके उपयोग से उत्पन्न लाभों के न्याय संगत एवं समान बंटवारे पर नायोगा प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय के अंतर्गत एक अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौता है। तो इसी के भीतर नागोया प्रोटोकॉल हुआ था, नोट कर लीजिएगा। यानी हमारा पहला सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। बात करें अगले सेंटेंस की, तो यह प्रोटोकॉल देखिए, नागोया प्रोटोकॉल के बारे में ही अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यह प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त जो भी लाभ है उन्हें न्याय संगत करने के लिए है। जैव विविधता पर अभिसमय का एक अगला प्रोटोकॉल नोट करना है आपको, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य क्या है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित जीवित संशोधित जीवों, इनके सुरक्षित हैंडलिंग, इनके ट्रांसपोर्ट और उपयोग को सुनिश्चित करना किसमें शामिल है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल में शामिल है। विशेष रूप से जैव विविधता एवं मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है कि इसे 29 जनवरी 2000 को अपनाया गया था और यह 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ। तो लागू कब हुआ और ईयर कब अपनाया गया, ये भी आपको नोट करते हुए चलना है। दोनों सेंटेंस सही है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के संबंध में, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस फ्रेमवर्क को जैव विविधता अभिसमय के COP15 में अपनाया गया था। दूसरा कथन, इसके तहत 2030 के दशक तक त्वरित कार्यवाही हेतु 23 कार्यान्मुख वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। दोनों सही हैं। किसके संदर्भ में, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के संबंध में। अब सवाल आता है, ये है क्या, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों के 15वें अभिसमय का समापन हुआ था 2022 में और इसी में मॉन्ट्रियल में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क अपनाया गया था। तो जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात की जा रही है, ये दरअसल वाकई इस फ्रेमवर्क को जैव विविधता अभिसमय के COP15 में अपनाया गया था। यानी पहला सेंटेंस हमारा हो जाता है सही। आइए 2030 के हम प्रमुख लक्ष्यों के बारे में भी चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या दूसरा सेंटेंस सही है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय CBD के पक्षकारों के 15वें अभिसमय COP15 के समापन में 2022 में मॉन्ट्रियल में कनाडा में इसका यह हुआ अभिसमय, जिसके परिणाम स्वरूप कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क यानी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अपनाया गया। अभिसमय की अध्यक्षता चीन द्वारा हुई और इसकी मेजबानी की थी किसने, कनाडा ने। पहला सेंटेंस सही। दूसरे की बात करते हैं, चीन के कुनमिंग में आयोजित COP15 के पहले चरण में जैव विविधता संकट से निपटने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई थी और जिसके परिणाम स्वरूप 100 से अधिक देशों द्वारा कुनमिंग घोषणा को अपनाया गया था। ठीक है, तो जैव विविधता के संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण डेट है और देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है, तो नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की, तो वर्ष 2030 तक जैव विविधता संबंधी कार्यों के लिए एक वैश्विक रोड मैप प्रदान यह करता है और इसमें 4 दीर्घकालिक लक्ष्य और 23 कार्योन्मुख लक्ष्य शामिल हैं। यानी हमारा दूसरा सेंटेंस यहाँ पर सही है। ठीक है, इसमें 23 कार्यान्मुख वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। थोड़ा सा जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। देखिए, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क में 3 चीजों को आपको नोट कर लेना है। पहला, 30-30 प्रतिबद्धताएं। वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 30% अवक्रमित हो चुकी जो पारिस्थितिकी तंत्र है। अवक्रमित मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र अवक्रम में है, यानी नेगेटिव जिन पर इंपैक्ट पड़ा है, उनको, चाहे वो स्थलीय हो चाहे समुद्री है, उनको वापस से पुनर्स्थापित करना। कब तक, 2030 तक। और दूसरा है 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि, अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण एवं प्रबंधन करना। इसके अलावा कुछ प्रजातियों के संदर्भ में भी चर्चा हुई थी। तो प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा कि ज्ञात जो भी प्रजाति हैं, तो ज्ञात प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकना और वर्ष 2050 तक सभी प्रजातियों के लिए विलुप्त होने के जो जोखिम है उसको 10 गुना तक कम करना, ताकि प्रजाति की विलुप्ति
कम हो सके, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र लगातार बिगड़ रहा है वह ना बिगड़े। इसी में वर्ष 2030 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश और स्थापित होने की दर को कम से कम 50% तक कम करने की बात कही गई थी। यानी जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं, जिन्हें हम देखते हैं खरपतवार के रूप में भी हम देखते हैं, वो लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है, तो इन्हें कम करने की बात कही गई ताकि जो वहां का अनुकूलन है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वह बनाए रखा जा सके, उसे किसी भी तरीके का आप कह सकते हैं नेगेटिव इंपैक्ट उस पर ना पड़े या वह स्थिति उसकी ना बिगड़े। तीसरा सेगमेंट है प्रदूषण और सतत लक्ष्य का। वर्ष 2030 तक कीटनाशकों से संबंधित जोखिमों को कम से कम 50% तक कम करना। कीटनाशकों से संबंधित जोखिम, ठीक है। 2030 तक पर्यावरण में पोषक तत्वों के नुकसान को कम से कम 50% तक कम करना और वर्ष 2030 तक सभी सोर्सेस से, सभी स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को जैव विविधता के लिए गैर हानिकारक स्तर तक कम करना, यानी इस लेवल तक कम करना कि वो जैव विविधता को नकारात्मक रूप से प्रभावित ना कर सके, ना कर पाए। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा हुआ है? क्या वाकई हम इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर पाने में सक्षम हुए हैं? क्योंकि 2026 तो आ ही गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फंड पर विचार कीजिए। पहला है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, दूसरा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, तीसरा एडेप्टेशन फंड और चौथा है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। उपयुक्त में से कितने ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा प्रबंधित हैं? कितने किसके द्वारा? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा प्रबंधित है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 3। ये कौन कौन से इस प्रबंधित हैं? देखिए, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की जब हम बात करते हैं यानी GEF, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, तो ये एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है जो बहुत लेवल पर वित्तीय सहायता मुहैया कराती है, चाहे वो विदेशी कोई भी कंपनी हो या फिर कोई संस्था हो, चाहे जरूरत के लिए कोई इस फंड का इस्तेमाल करना चाहता हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें एनवायरमेंटल क्षेत्र शामिल है। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, ठीक है। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी तो बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। स्थापना 1991 में हुई थी, जिसकी स्थापना में कौन कौन शामिल था? वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन की एक और संस्था है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं? पर्यावरण से संबंधित संस्था है UNEP, डेवलपमेंट से संबंधित है UNDP और वर्ल्ड बैंक। आइए डिटेल से इसके बारे में समझते हैं। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है जो सरकारों, विकास संस्थाओं, वैज्ञानिक समुदाय, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों को एक साझा वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए साथ लाती है। तो वैश्विक पर्यावरण एजेंडा यहां पर मुख्य है, ध्यान रखें। GEF, इस परिषद में 32 सदस्य हैं जो 14 OECD देशों, 16 विकासशील देशों और मध्य एवं पूर्व यूरोप के 2 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। GEF की स्थापना वर्ष 1991 में हुई, जैसे कि हमने लिखा भी। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसकी स्थापना की गई, जिसमें जो देश शामिल है अभिदाता देशों से प्राप्त, जो देखिए अभिदाता यानी इसमें बात की गई है विकसित देशों की, ठीक है। तो अभिदाता देशों से प्राप्त वित्तीय योगदान को विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित एक न्यास निधि के माध्यम से संचालित किया जाता है, जो GEF का न्यासी का कार्य करता है, यानी GEF में एक न्यासी की संस्था के रूप में कार्य करता है। थोड़ी सी और व्याख्या देखेंगे। कई विषयगत फंड GEF के ढांचे के अंतर्गत या उसके सहयोग से संचालित होते हैं। समझते हैं कौन कौन से। पहला है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड, जिसे UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत स्थापित किया गया उन अल्प विकसित देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील हैं। अल्प विकसित देशों के लिए दिया जाता है क्या? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, ये क्या है? स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, ये UNFCCC के सभी विकासशील पक्षकार देशों, ध्यान रखें इसमें लीस्ट डेवलप्ड थे, अब इसमें विकासशील पक्षकार देशों में अनुकूलन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को समर्थन प्रदान करता है। यह निधि जल एवं भूमि प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य, अवसंरचना, संवेदनशील पारितंत्र एवं एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। तीसरा जो फंड मुहैया कराया जाता है वो है, ध्यान रखिएगा,
कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क की कार्यान्वयन में सहयोग देने के लिए CBD COP15 में के अनुरोध पर GEF द्वारा वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क निधि की स्थापना की गई। यानी तीसरा क्या नोट करना है, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क निधि GBFF की स्थापना की गई, जो वर्ष 2023 में 7वीं GEF सभा में इसका शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय जैव विविधता शासन, नीतिगत ढांचे और संसाधन संग्रहण को सुदृढ़ करना। तो ये भी आपको नोट करना है। और ठीक इसके विपरीत अडेप्टेशन फंड का प्रबंधन GEF द्वारा नहीं किया जाता। अब आप पूछेंगे कि एडप्टेशन फंड का प्रबंधन कौन करता है, तो इसकी देखरेख करता है एडप्टेशन फंड बोर्ड यानी AFB, इसके द्वारा की जाती है, जिसमें 16 सदस्य और 16 वैकल्पिक सदस्य शामिल हैं। इसकी बैठकें वर्ष में कम से कम 2 बार होती हैं। तो क्या शामिल नहीं है ये हमने देख लिया, यानी प्रश्न का जो सही जवाब है वो केवल 3 होगा। यहाँ एडप्टेशन फंड शामिल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली अमेंडमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किगाली अमेंडमेंट, फोकस कर लीजिए। कथन 1 है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC यद्यपि ओजोन क्षयकारी नहीं है, लेकिन इसकी उच्च वैश्विक तापन क्षमता के कारण इन्हें किगाली अमेंडमेंट के अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरा, किगाली अमेंडमेंट के अंतर्गत भारत वर्ष 2040 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन एवं उपभोग में कुल 85% की कमी करेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। यानी यहां पर हमारा जो पहला सेंटेंस है वह सही है। जानते हैं कि आखिर यह है क्या। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उसके उपभोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने की सिफारिश करता है, कम करने की बात करता है। समझते हैं थोड़ी सी इसकी व्याख्या को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की किगाली अमेंडमेंट के अंतर्गत पक्षकार देशों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध रूप से कम करने पर सहमति व्यक्त की है। बात करें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसों को, तो प्रारंभ में ये ओजोन क्षयकारी पदार्थों के विकल्प के रूप में इन्हें अपनाया गया था, लेकिन बाद में निकलकर सामने आता है कि ओजोन परत के क्षयकारी के रूप में नहीं है, लेकिन इनकी जो तापमान क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, हालांकि समताप मंडल की ओजोन परत को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। इन HFC में वैश्विक तापमान क्षमता अत्यधिक होती है, जो 12 से 14,000 तक होती है, जिससे ये जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका या कह सकते हैं महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे में पहला कथन हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमने देखा भी ये। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, क्या भारत में ऐसा कोई टारगेट है। HFC के उपयोग में तीव्र वृद्धि को देखते हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों ने अक्टूबर 2016 में रवांडा के किगाली में आयोजित पक्षकारों की 28वीं बैठक 2016, इसमें 28वीं बैठक नोट करना है। इस 28वीं बैठक में उन्होंने क्या किया, HFC को नियंत्रित पदार्थों में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की और कहा कि इसकी चरणबद्ध कमी का एक कार्यक्रम अनुमोदित किया जाना चाहिए। फिर एक कार्यक्रम भी अनुमोदित हुआ और फिर एक लक्ष्य निर्धारित किया गया और कहा कि लक्ष्य है कि वर्ष 2040 के दशक के अंत तक 80 से 85% तक की इसमें हमें कमी करना होगा। और भारत ने वर्ष 2032 से प्रारंभ होने वाले 4 चरणीय HFC घटाने के कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है, जिसके तहत वर्ष 2032 में, अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने क्या कहा है कि वर्ष 2032 में वह 10%, वर्ष 2037 में 20%, वर्ष 2042 में 30% तथा वर्ष 2047 में 85% की संचयी कमी प्राप्त की जाएगी। तो 47 है, प्रश्न में क्या है 2040, तो यहां पर दूसरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों पर विचार कीजिए। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा सल्फर हेक्साफ्लोराइड और चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। अब बताना है कि उपयुक्त गैसों में से कितनी क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी 4।
दरअसल ये सभी 4 गैसें शामिल हैं क्योटो प्रोटोकॉल की प्रतिबद्धता के भीतर। तो दिसंबर 1997 में UNFCCC के COP3 में इससे संबंधित जो मामला है वो सामने आया। फिर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल है, आपको ध्यान रखना है, इसे 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया। 2005 को लागू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान के क्योटो में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया। दिसंबर 1997 में इसे लेकर यह आयोजन संपन्न हुआ। समझते हैं कौन कौन सी गैस इसमें शामिल की गई हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जिसे दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क यानी कन्वेंशन यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसे ही कहा जाता है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC। इसके तीसरे अभिसमय यानी COP3 में इसे अपनाया गया था, जो 37 औद्योगिक देशों और यूरोपीय संघ को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध करता है। ठीक है, इन देशों ने वर्ष 2008 से 12 की प्रतिबद्धता अवधि के दौरान वर्ष 1990 के स्तर से औसतन 5% कम उत्सर्जन करने पर सहमति व्यक्त की थी। तो कब 2008 से 12 के दौरान इन्होंने क्या कहा था कि जो भी वर्ष 1990 का स्तर है उससे 5% की कमी होगी, प्रतिबद्धता उन्होंने जताई थी। ठीक है, वर्ष 2012 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन अभिसमय में पक्षकारों ने प्रोटोकॉल के संचालन को वर्ष 2020 तक बढ़ाने पर सहमति की, यानी 2020 तक इसे बढ़ाने की बात कही। यह प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ और UNFCCC के विपरीत, जिसने उत्सर्जन के स्वैच्छिक स्थिरीकरण को प्रोत्साहित किया, क्योटो प्रोटोकॉल ने विकसित देशों के लिए इसे अनिवार्य और बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य स्थापित कर दिए। तो जो भी विकसित देश इसका उत्सर्जन बहुत ज्यादा कर रहे थे उनके लिए इसे बाध्यकारी कर दिया गया और अनिवार्य कर दिया गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सी गैसें शामिल है ये नोट कर लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में 192 पक्षकार हैं, जिनमें 191 राज्य और एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन जिसे यूरोपीय संघ कहा जाता है शामिल है। पक्षकारों को मुख्य रूप से घरेलू नीतिगत उपायों के माध्यम से यानी अपने देश के ही लेवल पर उत्सर्जन में कटौती करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करना था। UNFCCC तथा क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत विनियमित विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों की जब हम बात करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन तथा सल्फर हेक्साफ्लोराइड शामिल हैं, यानी ये सभी 4 शामिल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी प्रोग्राम की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ऑप्शन डी वैश्विक पर्यावरण सुविधा। देखिए, जब हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी प्रोग्राम की, नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी प्रोग्राम, तो इसे लाया गया था किसके अंतर्गत? नोट कर लीजिएगा, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के द्वारा। ठीक है, IPCC की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। तो 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम या आप कह सकते हैं कार्यक्रम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और IPCC के भीतर ही नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। थोड़ा सा इसे भी समझते हैं। जलवायु रिपोर्टिंग में एक रूपता, यानी आपकी पूरे विश्व भर में जलवायु को लेकर एक जैसी स्थिति बनी हो, एक रूपता बनी रहे, तो जलवायु रिपोर्टिंग में एक रूपता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए IPCC ने राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी कार्यक्रम की स्थापना की, जो राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन एवं इसके निष्कासन का अनुमान लगाने के लिए मानकीकृत पद्धतियों को विकसित करता है। मानकीकृत यानी सारा स्टैंडर्ड वैश्विक भर में एक जैसा होगा, इसी हिसाब से इसे लाया गया था तथा देशों द्वारा IPCC दिशा निर्देशों के एक समान अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है। बात करें अब NGGIP के बारे में, यानी ग्रीन हाउस, हम बात करें नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी प्रोग्राम के बारे में, तो स्वयं वर्ष 1991 से क्रियाशील है तथा प्रारंभ में IPCC के कार्य समूह 1 के अंतर्गत आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के घनिष्ठ सहयोग में संचालित किया जाता था। तो अगर बात करें कि किसके द्वारा है, तो IPCC, नोट कर लीजिएगा, IPCC के भीतर अगर पूछा जाए
इसकी भी सब कैटेगरी में। तो नोट करें, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ घनिष्ठ सहयोग में ये दोनों इसे संचालित करते हैं। ये मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन, इनके प्रभावों और शमन तथा अनुकूलन के विकल्पों से जो भी संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक साक्ष्य हैं उन पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं और समझते हैं उसकी व्याख्या को। प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, भूमिगत जलभृत, दूसरा पीटलैंड, तीसरा प्रवाल भित्तियां, चौथा धान के खेत, पांचवा साल्ट पैन, ठीक है, या सॉल्ट पैन, ठीक है, खेत वाले सॉल्ट है नमक। उपयुक्त में से कितने रामसर द्वारा परिभाषित आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल हैं? ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी सभी 5। इस प्रश्न का सही जवाब है सभी 5। और आप सभी जानते हैं रामसर कन्वेंशन यानी ईरान की रामसर में 1971 में हुआ एक अभिसमय जो आर्द्र भूमियों से संबंधित है। तो आर्द्र भूमियों की अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए जो अभिसमय हुआ था ईरान के रामसर में 1971 में, हम उसी आर्द्र भूमि के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक लिस्ट जारी हुई थी कि निम्नलिखित में से क्या क्या आर्द्र भूमि में शामिल होंगी, और आर्द्र भूमि की एक परिभाषा भी निकलकर सामने आई थी। अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि पर अभिसमय, जिसने आमतौर पर रामसर अभिसमय के नाम से जाना जाता है, इसने आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए समर्पित पहला आधुनिक अंतरराष्ट्रीय समझौता दिया था। 1971 में यही अभिसमय हुआ था और इस पर वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। इस अभिसमय में आर्द्र भूमि की एक व्यापक और समावेशी परिभाषा अपनाई गई थी, जिसमें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यानी आर्द्र भूमियों में प्राकृतिक भी आर्द्र भूमियां शामिल है और मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र भी शामिल है। तो नोट कर लें, इनमें झीलें, नदियां, भूमिगत जलभृत, दलदल, कच्छ भूमि, आर्द्र घास के मैदान, पीठ भूमि, मरुस्थल, साथ ही ज्वारनदमुख, डेल्टा, ज्वारीय मैदान, मैंग्रोव एवं अन्य तटीय क्षेत्र जिनमें प्रवाल भित्तियां भी हैं, वो भी शामिल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन तालाब, धान के खेत, जलाशय तथा सॉल्ट पैन जैसी कृत्रिम आर्द्र भूमियों को भी इस अभिसमय के भीतर आर्द्र भूमियों में शामिल किया गया। इसलिए ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि भूमिगत भृत, पीटलैंड, धान के खेत, प्रवाल भित्तियां, सॉल्ट पैन सब कुछ आर्द्र भूमियों के भीतर शामिल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टाइगर फोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विशेष रूप से बाघ यानी टाइगर संरक्षण के लिए समर्पित एकमात्र अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय निकाय है। दूसरा, टाइगर रेंज वाले सभी 13 देश इसके सदस्य हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। समझते हैं कैसे। बाघ संरक्षण के लिए एकमात्र अंतर सरकारी, दरअसल सही बात है कि यह विशेष रूप से एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है जो बाघ के संरक्षण के लिए काम करता है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। यानी जब हम बात करते हैं इसके सदस्य देशों की, तो इसमें वे देश शामिल है जो इच्छुक है, यानी इच्छुक सदस्य देशों से बनी यह संस्था है। ठीक है, आइए जानते हैं थोड़ी सी इसकी व्याख्या को। ग्लोबल टाइगर फोरम बाघ संरक्षण के लिए विशेष रूप से समर्पित एकमात्र अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें इच्छुक सदस्य देश शामिल होते हैं। अतः यहाँ पर पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत में स्थित है। विशेष रूप से बाघ संरक्षण के लिए अंतर सरकारी एकमात्र संगठन। अब देखते हैं कि इसमें कितने देश शामिल हैं। देखिए, इसका गठन नई दिल्ली में बाघ संरक्षण पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशों के आधार पर हुआ था, जिसमें 13 बाघ क्षेत्रीय देशों में से वर्तमान में केवल 7 देश GTF के सदस्य हैं। कितने? वर्तमान में केवल 7 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, भारत, म्यांमार, नेपाल, वियतनाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यूनाइटेड किंगडम जैसे गैर बाघ रेंज वाले देश की इस फोरम की सदस्यता रखते हैं। यानी गैर बाघ रेंज वाले जो देश हैं वो भी इसकी सदस्यता रखते हैं। नोट कर लीजिएगा। इसी वजह से हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो हो जाएगा गलत। और इसमें क्या लिखा है? टाइगर रेंज वाले सभी 13 देश नहीं, कितने हमने देखे? 7। और गैर टाइगर रेंज वाले भी देश इसमें शामिल है, सदस्यता इसकी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ग्रीन क्लाइमेट फंड
ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत पेरिस समझौते के अंतर्गत विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के क्रम में जलवायु शमन तथा अनुकूलन दोनों को समान प्राथमिकता दी जाती है। कथन 2 है, ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत अनुदान समतुल्य आधार पर अपने संसाधनों का 50% शमन और 50% अनुकूलन के लिए आवंटित करना अधिदेशित है। तीसरा कथन है, ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत अनुकूलन हेतु प्रदत्त संसाधनों में कम से कम आधा हिस्सा सर्वाधिक जलवायु संवेदनशील देशों में निवेश किया जाना चाहिए, किया जाना अनिवार्य है। अब बताइए कि उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन ए, कथन 2 और 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। कथन 2 बी ऑप्शन है, कथन 2 और 3 दोनों सही हैं किंतु इनमें से केवल एक कथन एक ही कथन एक की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन सी है, कथन 2 और कथन 3 इस दोनों में से केवल एक ही सही है तथा वह कथन एक की व्याख्या करता है, यानी जो सही है वो कथन एक की व्याख्या करता है। ऑप्शन डी है, ना तो कथन 2 सही है और ना ही कथन 3 सही है। ठीक है, तो ना तो कथन 2 सही है और ना ही कथन 3 सही है। अब हमें इसमें से बताना है कि क्या दरअसल सही है। दरअसल इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कथन 2 और 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। समझते हैं कैसे। सबसे पहले बात करें ग्रीन क्लाइमेट फंड की, तो पेरिस समझौते का एक केंद्रीय स्तंभ है ग्रीन क्लाइमेट फंड और यह विश्व की सबसे बड़ी जलवायु वित्तीय व्यवस्था है। जलवायु के संबंध में विश्व की सबसे बड़ी क्या है? जलवायु वित्तीय व्यवस्था है। हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं ताकि आपके पास काफी ज्यादा कंटेंट इसका मिल जाए। ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF पेरिस समझौते का एक केंद्रीय स्तंभ है और यह विश्व की सबसे बड़ी जलवायु वित्तीय व्यवस्था है। इसका उद्देश्य है विकासशील देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो योगदान है उनको सुदृढ़ करने और लागू करने में सहायता देना। किन देशों को? विकासशील देशों को। वो अपने घरेलू स्तर पर ही जो भी उनके निर्णय हैं खासकर पर्यावरण से संबंधित, उन्हें वो सुदृढ़ कर सकें और उन्हें वो लागू कर सकें, ऐसी सहायता मुहैया कराना ताकि कम उत्सर्जन और जलवायु सहिष्णु विकास मार्गों को बढ़ावा दिया जा सके। ग्रीन क्लाइमेट फंड 200 से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं और वितरण भागीदारों के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। तो कौन कौन से हैं? 200 से अधिक, ध्यान रखिएगा। एक तो मान्यता प्राप्त संस्था भी है, दूसरा इसमें वितरण भागीदार का नेटवर्क भी काम करता है जो परियोजना की रूपरेखा तथा कार्यान्वयन में विकासशील देशों के साथ निकटता से सहयोग करते हैं, यानी विकासशील देशों के सहयोग के लिए ये काम कर रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, बहुपक्षीय क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय विकास वित्त संस्थाएं, इक्विटी फंड, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां तथा नागरिक समाज संगठन भी शामिल है। अब इसे समझते हैं विस्तार से, क्या है इसके भीतर। इसमें संसाधन आवंटन के संदर्भ में ग्रीन क्लाइमेट फंड को अनुदान समतुल्य आधार पर अपनी 50% निधि किसके लिए? शमन तथा 50% अनुकूलन में निवेश करना अनिवार्य है। फंड की प्रोग्रामिंग रणनीति शमन और अनुकूलन दोनों कार्यवाहियों के विस्तार पर बल देती है। यानी आपको ध्यान रखना है कि फंड की जो प्रोग्रामिंग है वो आपकी रणनीति जो है वह एक तो शमन पर भी और अनुकूलन दोनों कार्यवाहियों के विस्तार पर बल देती है। अधिकतम जलवायु प्रभाव प्राप्त करने के लिए दोनों के बीच जो सहक्रिया है उन सहक्रियाओं को प्रोत्साहित करने और आपसी समझौतों को न्यूनतम रखने पर जोर दिया जाता है। यानी जब हम बात करेंगे इसकी व्याख्या की तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे, 2 और 3, क्योंकि GCF के तहत अनुदान समतुल्य आधार पर अपने संसाधनों का 50% शमन और 50% अनुकूलन के लिए आवंटित करना अधिदेशित है। और तीसरा क्या कह रहा है? GFC के तहत अनुकूलन हेतु प्रदत्त संस्थाओं में कम से कम आधा हिस्सा सर्वाधिक जलवायु संवेदनशील देशों में निवेश किया जाना चाहिए। और ये दोनों पहले की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि पहले में क्या लिखा है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत पेरिस समझौते के अंतर्गत विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के क्रम में जलवायु शमन और अनुकूलन दोनों को समान प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल सही बात है, सही है ना? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न, यानी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वायुमंडल में उत्सर्जित SO2 की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से अमोनिया सल्फेट
अमोनियम सल्फेट बनता है। दूसरा, PM 2.5 के संपर्क में आने से दीर्घकालिक यानी क्रॉनिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तीसरा कथन है, उच्च स्तर के SO2 संपर्क से हृदयाघात यानी हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ सकता है। और चौथा कथन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अम्लीय वर्षा में भूमिका होती है। आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ में आप बताएं कि और क्या हमें ठीक करना होगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।